गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है वर्ण। ये वर्ण व्यवस्था की जो है अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति के आधार क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सभी जानने के प्रयास करेंगे। और अंत में हम वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व का अध्ययन करेंगे। ये समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है। भारतीय संस्कृति भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का अपूर्व समन्वय है। भारतीयों ने परमार्थिक सुखों को सर्वोच्च मानकर भौतिक सुखों को नश्वर माना है। इसके विपरीत संसार की अन्य संस्कृतियों में भौतिकवाद पर अत्यधिक बल दिया गया है। हिंदू जीवन दर्शन में सांसारिक समृद्धि और अध्यात्म भावना के इस समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। इस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक विभागों में विभाजित कर दिया गया था, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। भारतीय जो विद्वान हैं उनके द्वारा यह वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाने की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वर्ण शब्द का जो अर्थ है वो क्या है। वर्ण शब्द संस्कृत के वृण, वर्णे या वरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। मोटे तौर पे 3 अर्थ बताए गए हैं। वर्ण करना, दूसरा अर्थ है रंग और तीसरा अर्थ है वृत्ति के अनुरूप। वर्ण शब्द के पहले अर्थ के अनुसार व्यक्ति यानी वर्ण करना, इसका तात्पर्य है कि अपने स्वभाव के और कर्म के अनुसार जिस व्यवस्था को चुनता है उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि समान व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ण कहा जाता है। वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ है रंग। सांख्य दर्शन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है। इसलिए पुराणों में भी कई स्थानों पर शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र लिखा हुआ मिल जाता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग गोरे और काले रंग के अर्थ में भी किया गया है। वहाँ प्रारंभ में आर्य और दास इन 2 वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है। पीवी काणे जो एक समाजशास्त्री हैं, उनके मतानुसार प्रारंभ में गौर वर्ण आर्यों के लिए और कृष्ण वर्ण दासों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। घुर्य जो हैं उनके मतानुसार आर्य लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास नाम दिया और दासों के बीच के अंतर को प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द प्रयुक्त किया, जिसका अर्थ रंग भेद से लगाया गया है। तीसरा अर्थ जो वर्ण शब्द की वृत्ति है उससे संबंधित है, अर्थात जिन व्यक्तियों की मानसिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं समान हों उनसे एक वर्ण निर्मित हुआ है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों द्वारा अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं, जो वेद, उपनिषद, गीता एवं दर्शन के आधार पर हैं। प्राचीन भारत में समाज 4 वर्णों के रूप में विभाजित था। प्रत्येक वर्ण के निश्चित कर्म थे जिनको वह पूरा करता हुआ सामाजिक दायित्वों को निभाता था, जिनमें पहला है ऋग्वेद के अनुसार उत्पत्ति का पहला आधार। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है कि इसके पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में कहा है कि ब्राह्मण पुरुष या विराट स्वरूप परमात्मा के मुख रूप है, क्षत्रिय उनकी भुजाएं हैं, वैश्य उनकी जंघाएं हैं और शूद्र उनके पाँव हैं। दूसरा है उपनिषद। उपनिषद के मतानुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कि उत्तर वैदिक काल में अनेक उपनिषद भी रचे गए, जिनमें बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में वर्णों की उत्पत्ति पर विचार किया गया है कि बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से जिस प्रकार का कर्म करता है उसे वैसे ही गुण प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति छांदोग्य उपनिषद के आधार पर व्यक्तियों के गुण और कर्म की भिन्नता पर आधारित है। तीसरी उत्पत्ति का आधार है महाभारत। इसके मतानुसार वर्णों की उत्पत्ति शरीर के विभिन्न अंगों से ही मानी गई है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति वेदों तथा धर्मग्रंथों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के मुख से
क्षत्रियों की उत्पत्ति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए विराट पुरुष की भुजाओं से। वैश्यों की उत्पत्ति वृद्धि एवं व्यापार के लिए ब्रह्मा की जंघाओं से, और शूद्रों की उत्पत्ति वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा के पांव से हुई है। चौथा उत्पत्ति का आधार है गीता। गीता के अनुसार समाज का विभाजन 4 वर्णों में गुण तथा कर्मों के आधार पर श्री कृष्ण द्वारा किया गया है। स्वयं उन्होंने कहा है कि गुण तथा कर्मों के विभाग से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। गीता में गुणों को महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार ये सारे गुण सत्व, रज और तम हैं, 3 हैं। इन्हीं गुणों के द्वारा मन की रचना होती है और उसकी 3 प्रवृत्तियाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक बनती हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर समाज का 4 वर्णों में विभाजन हुआ है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार। ये 4 हैं। पहला है प्रतीकात्मक आधार, दूसरा है कर्म का आधार, तीसरा है गुण का आधार और चौथा है रंग का आधार। प्रतीकात्मक आधार यानी जिसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण विवरण है, जिसमें अंगों की स्थिति के आधार पर वर्णों की व्याख्या की गई है। कर्म का आधार, इसके अनुसार ब्राह्मण ही वर्ण था। जब उसके द्वारा कर्म का विधिवत संचालन न सका तो क्षत्रिय की वर्ण की रचना हुई। बाद में वैश्य और अंत में शूद्र की उत्पत्ति हुई। तीसरा है गुण का आधार, यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। दर्शन में ज्ञान सत्वगुण का, राग द्वेष रजोगुण का और अज्ञान तमोगुण का प्रतीक माना गया है। इन्हीं के आधार पर ब्राह्मणों को सत्वगुण और क्षत्रियों को रजोगुण वाला और वैश्य को रजो और तमोगुण मिश्रित और शूद्र को तमोगुण प्रधान बताया गया है। रंग के आधार पर इसमें ब्राह्मण सफ़ेद रंग वाले, क्षत्रिय लाल रंग वाले, वैश्य पीले रंग वाले और शूद्रों का रंग काला माना गया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वर्ण व्यवस्था का आधार जो है जन्म और कर्म बताया है। जी.एस. गुर्जर जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कर्म को वर्ण का आधार मानने के जो हैं वो पक्षधर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में प्रारंभ में 2 ही वर्ण थे, आर्य और दास। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं राधा कृष्णन, उन्होंने बताया है कि वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित है। महाभारत तो इसके पूर्व के समय की घटनाओं के अध्ययन का परिणाम स्वरूप निष्कर्ष निकलता है कि समय कर्म के अनुसार व्यक्ति को उच्च और निम्न स्थिति प्राप्त थी। और महात्मा गांधी वर्ण का निर्धारण वंशानुक्रम के आधार पर मानते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कुछ एक उदाहरणों के आधार पर कहना मुश्किल होता है कि वर्ण जन्म से निर्धारित होता है या कर्म से, लेकिन फिर भी अधिकांश विद्वान मानते हैं कि प्रारंभ में गुण और कर्म के अनुसार वर्ण निश्चित किए जाते थे। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वर्णों के कर्तव्यों का। वर्णों के कुछ सभी वर्ण अपने अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह करके सामाजिक वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते थे। सामाजिक स्तरीकरण को एक सुदृढ़ रूप प्रदान करते थे। इसमें अलग अलग वर्णों के अलग अलग कर्तव्य हैं। ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं कि ब्राह्मण को सत्वगुण युक्त बताया है, इसी कारण उनके स्वभाव के विषय में भी मनुस्मृति में कहा है कि उसमें उससे शांत और सरल स्वभाव का, धर्म के प्रति निष्ठावान, पवित्रता का भाव रखने वाला होना चाहिए। साथ ही उसे आज्ञा दी गई है कि आपत्ति के समय में क्षत्रिय धर्म से वह अपनी आजीविका कमा सकता है। क्षत्रियों का कर्तव्य, क्षत्रियों का धर्म प्रजा की रक्षा करना, विषय भोग से दूर रहना, दान देना, अध्ययन करना और अपनी शक्ति का उपयोग करना है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से लौट आते हैं उसकी क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रशंसा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रजा में भी अपने धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, उसे अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त करना, प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों में आसक्ति न रखना आदि क्षत्रियों के प्रमुख धर्म हैं। वैश्यों के कर्तव्य हैं कि वैश्यों का कार्य व्यापार, पशुपालन, कृषि माना गया है।
उनका कर्तव्य पशुओं की रक्षा करना, दान देना, कृषि करना उनके मुख्य कार्य हैं। शूद्रों के कार्य हैं, ऋग्वेद के अनुसार विराट पुरुष के इनकी उत्पत्ति पैरों से हुई है। उसी के आधार पर शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना बताया है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं का। वर्ण व्यवस्था की कुछ विशेषताएं प्रमुख हैं, जिनमें पहली है गुण और कर्म पर आधारित स्तरीकरण। इन गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि यह व्यवस्था व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित थी। दूसरा है श्रम विभाजन पर आधारित स्तरीकरण। वर्ण व्यवस्था में यह निर्धारित था कि कौन से वर्ण किस व्यवसाय को अपनाकर अपने जीविका उपार्जन करेंगे। तीसरा है शक्ति और अधिकारों का निश्चित संस्तरण। वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के अधिकार और उनकी शक्तियाँ निश्चित थीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों को इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और अंत में शूद्रों का स्थान जो संस्तरण में सबसे निम्न था। सभी वर्ण अपने शक्ति और अधिकारों का प्रयोग सामाजिक दृष्टि से उपयोग मानते हुए करते थे। नेक्स्ट है आध्यात्मिकता पर बल। आध्यात्मिकता भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। इसी कारण वर्ण व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण में धर्म को प्रमुखता प्रदान कर भौतिक सुख सुविधाओं को गौण स्थान दिया गया है। पांचवा है श्रम विभाजन और विशेषीकरण। वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता यह रही है कि इसमें श्रम विभाजन का विभिन्न वर्णों में निश्चित था। यानी व्यक्ति को प्रारंभ से उस व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाता था जो उसके वर्ण के लिए निश्चित था। छठवीं विशेषता है गुणात्मक प्रेरणा। वर्ण व्यवस्था को एक विशेषता यह मानी जाती थी कि ये व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करती है। यदि वह अपने वर्ण धर्म की अनुपालना करेगा तो एक सामाजिक व्यवस्था में उसे उच्च स्थान प्राप्त होगा। साथ में है पुनर्जन्म और कर्म के आधार सिद्धांत पर बल। यानी वर्ण व्यवस्था में पुनर्जन्म की धारणा और कर्म के सिद्धांत पर अधिक जोर दिया गया है। आठवां है परंपरागत व्यवसायों का निर्धारण। वर्ण व्यवस्था की विशेषता है कि इसमें प्रत्येक वर्ण की परंपरागत व्यवसाय निर्धारित हैं। इस कारण व्यक्ति को नए व्यवसाय को तलाशने की चिंता नहीं रहती और वह अपने वर्ण से संबंधित व्यवसायों को ही अपनाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अंत में वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। तो जिनमें कुछ बिंदु हैं, जिनमें पहला है श्रम विभाजन की व्यवस्था। दूसरा है समानता की भावना का विकास। तीसरा महत्व है रक्त की पवित्रता। यानी वर्ण व्यवस्था द्वारा सभी वर्णों की अपनी अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए पर्याप्त अवसर मिला और इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक विशेषता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिना किसी बाधा के हस्तांतरित होती रही है। चौथी जो समाजशास्त्रीय महत्व है कर्तव्य पालन की भावना। यानी वर्ण व्यवस्था में सभी वर्ण अपने अपने धर्म अनुसार अपने अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहें। इसका परिणाम यह रहा कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे और मानवीय मूल्यों व लक्ष्यों को महत्व देता रहे। पांचवीं विशेषता है समाजशास्त्रीय महत्व है गतिशीलता। इन वर्ण व्यवस्था के द्वारा व्यक्तियों में श्रम का विभाजन तो अवश्य हो गया, परंतु इनके अंतर्गत व्यक्तियों को अपनी सामाजिक स्थिति बदलने की छूट दी गई है, क्योंकि गुण और कर्म को विशेष महत्व दिया जाता था। इसके बाद छठवां है सामाजिक संघर्षों से छुटकारा। वर्ण व्यवस्था में संपूर्ण समाज 4 वर्णों में विभाजित था। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निश्चित थे, अतः वे एक दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। साथ ही कुछ उच्च मानवीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। वर्ण व्यवस्था का एक अत्यंत विकसित सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें सभी वर्ण अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए समाज की प्रगति में सहायक रहे, किंतु कालांतर में इसका स्वरूप कुछ विकृत होने लगा और राष्ट्रीय एकता में बाधक बना है। इसके बहुत सारे कारण रहे हैं, जैसे हिंदू समाज का अनेक वर्गों में बंटना, सामुदायिक भावना का संकीर्ण रूप होना, लेकिन ये स्थिति बहुत बाद की है। वास्तव में वर्ण व्यवस्था ने तो समाज को अनेक संघर्षों से बचाया है, कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित किया है और आध्यात्मिकता को प्रोत्साहित किया है।
तो ये हमारा वर्ण व्यवस्था जो अध्ययन कर रहे थे टॉपिक का। इसके बाद किसी बच्चे को इसका अर्थ, उत्पत्ति, आधार, विशेषताओं और समाजशास्त्री महत्व के बाद कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं।